शुरू करते हैं बायोलॉजी ऑडियो क्लिप 4। जहाँ पर पिछले वीडियो में हम रोके थे वही शुरू करते हैं। पित्ताशय पढ़ रहे थे। पित्ताशय में पित्त वाहिनी के अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देते हैं, जिससे बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं अग्न्याशय पैंक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं के पाचन के एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका। यह अग्न्याशय का एक ही भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकान और गामा कोशिका से सोमाटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन। यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। इसकी खोज बेंटिक एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकान। यह ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमाटोस्टेटिन। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। यह आपका अग्न्याशय कंप्लीट। अब पढ़ते हैं पाचन। जो रस निकल रहा है हमारे शरीर में, इनका क्या क्या उपयोग होता है। जैसे ग्रंथि, जैसे कि लार क्या है? लार से जो निकलता है एंजाइम कौन कौन सा है? टाइलिन और माल्टेस। तो टाइलिन जब प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? माल्टेस। और माल्टेस जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। जठर रस से भी दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स बनते हैं और रेनिन प्रतिक्रिया के बाद कैल्शियम पैराकैसिनेट बनते हैं। अग्न्याशय रस, इनमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स, एमाइलेज प्रतिक्रिया के बाद शर्करा और लाइपेज प्रतिक्रिया के बाद वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब आंत्रीय रस, इससे 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से हैं? इरिप्सिन, माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेज और लाइपेज। इरिप्सिन प्रतिक्रिया के बाद अमीनो अम्ल बनाते हैं। माल्टेस प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज बनाते हैं। लैक्टेस प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाते हैं। सुक्रेज प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज बनाते हैं और लाइपेज प्रतिक्रिया के बाद वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न
4 भाग है। पहला हृदय, दूसरा धमनियां, तीसरा शिराएं और चौथा रुधिर। हृदय, यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों मतलब चैम्बर का बना होता है। इसके अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है और बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात मतलब हार्ट अटैक होता है। हृदय के संकुचन एवं स्थिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार परंतु भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है हृदय। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mm of Hg होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमेनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। अब पढ़ते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। लसिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट्स। वे वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। लसिका का कार्य क्या क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की रोकथाम में सहायता करती है, मतलब रोगों से रोकथाम में सहायता करती है लिम्फोसाइट। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड
जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं आदि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतक से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। अब पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रम में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है वृक्क, दूसरा है त्वचा, वृक्क मतलब किडनी, त्वचा स्किन, तीसरा यकृत लीवर, चौथा फेफड़ा लंग्स। पहले पढ़ते हैं वृक्क किडनी। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो दो प्रकार की धमनियों से बनता है। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना और अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन मतलब कि फिल्टरेशन होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। वृक्क से प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.45 लीटर। बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। विभिन्न जंतुओं में उनके उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। पहले इसे कंप्लीट करते हैं। दूसरा था, हमने पहला पढ़ा था वृक्क, दूसरा अब क्या है? त्वचा। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं संवेद ग्रंथियां क्रमशः सीबन एवं पसीने का स्रवन करती है। तीसरा हमने पढ़ा था यकृत। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। चौथा पढ़ा था फेफड़ा। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन
फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि विभिन्न जंतुओं में उनमें क्या क्या उत्सर्जन तंत्र होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं उनमें उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, कैसे होता है, विसरण के द्वारा उनमें उत्सर्जन होता है। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। पोरीफेरा संघ के जंतु, उनमें उत्सर्जन विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा होता है। तीसरा सीलेंट्रेटस, इनमें उत्सर्जन सीधे कोशिकाओं के द्वारा होता है। चौथा चपटे कृमि, इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। पांचवा एनेलिडा संघ के जंतु, इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। ऑर्थोपोड्स, इनमें उत्सर्जन मैल्पीडियन नलिकाओं द्वारा होता है। सातवां मोलस्का समूह के जंतु, इनमें उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा होता है। केसरुकी संघ के जंतु मुख्यतः वृक्क के द्वारा होता है। आज के वीडियो में यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।